सिस्टम जो मुझे प्रोटैगनिस्ट के हाथ से उसके सुनहरे मौकों को छीनने के बदले इनाम देता है। अगर मैं इसमें कामयाब रहा तो मुझे शानदार रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन हर बार जब मैं कोई सावधानी से योजना बनाता हूं तो न जाने क्यों कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और सब तहस नहस हो जाता है। मैं पहले सोचता था कि जब तक वो मौका प्रोटैगनिस्ट के हाथ नहीं लगता तब तक मेरी ही जीत है, पर बाद में पता चला कि कोई चोर मुझसे जो भी खजाना चुराता है वो आखिर में घूम फिरकर प्रोटैगनिस्ट के पास ही पहुंच जाता है। इसीलिए सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से मेरे सामने चमकता है। ऑप्शन 1, अपने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को हर्ब्स में बदल दो। कंपेंडियम ऑफ 100 हर्ब्स का पालन करो और एक पिल क्लाउड ग्रेड पिल बनाने की कोशिश करो। इसका इनाम होगा 10,000 वंडर्स पिल मैनुअल और एम्परर रैंक लो ग्रेड हार्ट मेथड। ऑप्शन 2, प्रोटैगनिस्ट रोवन स्टर्लिंग को उसकी पिल बनाते हुए देखो और उससे अनुभव हासिल करो। इनाम में मिलेगा मिस्टिक हेवन आर्मर जो एक सॉवरेन रैंक लो ग्रेड डिफेंसिव ट्रेजर है। ऑप्शन 3, सीधे पिल पवेलियन से बाहर निकल जाओ। इनाम एक रैंडम एट्रिब्यूट पॉइंट। इस बार मेरी पहले दो ऑप्शंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं बस पूरी तरह से स्लैकर मोड में जाना चाहता हूं बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं ऑप्शन 3 चुनता हूं और पहाड़ से नीचे उतरने लगता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट। इनाम मिला माउथ एट्रिब्यूट में +1। इससे मुझे याद आया मैं पहली बार अपना पर्सनल स्टैट पैनल खोलकर देखता हूं। नेम रेन एशवर्थ, रेन पीक की रिफाइनमेंट, एप्टीट्यूड एक्सेप्शनल, स्पिरिट रूट गोल्ड स्पिरिट रूट या उससे ऊपर एक ऐसे कल्टीवेटर के लिए जो अभी भी ची रिफाइनमेंट पर रखा हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2 टेक्निक्स और एक हार्ट मेथड और वो भी सब मिस्टिक रैंक के। कल्टीवेशन की इस दुनिया में लगभग हर चीज को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हेवन, अर्थ, मिस्टिक और येलो। और आमतौर पर मिस्टिक रैंक की चीजें सिर्फ गोल्डन कोर या उससे ऊपर के कल्टीवेटर्स के लिए होती हैं। टेक्निक्स और हार्ट मेथड्स की तो बात ही छोड़िए, ये वही चीजें हैं जो असली ताकत को सबसे तेजी से बढ़ाती हैं। जहां तक बात है कि ये सब मुझे कैसे मिला, मैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन को नीचे स्क्रॉल करता रहता हूं। एट्रिब्यूट लिस्ट। मॉडल ग्रेड टियर 1 कॉस्ट स्पिरिट स्टोन्स, ये सुनने की शक्ति बढ़ाता है। मॉडल ग्रेड टियर 1 कॉस्ट स्पिरिट स्टोन्स, ये कड़वी गंध सहने की शक्ति देता है। मॉडल ग्रेड टियर 1 कॉस्ट स्पिरिट स्टोन्स, शारीरिक ताकत, ये स्टैट सच में काफी मजेदार है। अपनी जुबान की लचीलापन को परखने के लिए मैं उसे हिलाकर देखता हूं और पुराने वक्त के बारे में सोचता हूं। मेरी जुबान अब वाकई पहले से ज्यादा तेज चलने लगी है। इधर मैं चलते हुए अपना स्टैट पैनल चेक कर रहा हूं, तभी क्वेस्ट ऑप्शंस का एक और दौर सामने आता है। ऑप्शन 1, अपनी महत्वाकांक्षा को फिर से जगाओ। वापस पिल पवेलियन की तरफ मुड़ो। वहां अपने खास अधिकारों का इस्तेमाल करके ढेर सारी हर्ब्स इकट्ठा करो और एक पिल क्लाउड ग्रेड पिल बनाने की कोशिश करो। इनाम प्राइमोर्डियल कॉल्जन जो एक एम्परर रैंक मिड ग्रेड फर्नेस है। ऑप्शन 2, एक कार्मा पॉइंट, आइरिस स्केल को उस जगह ले जाओ जहां प्रोटैगनिस्ट रोवन स्टर्लिंग पिल्स बना रहा है। इनाम येलो लाइट चार्ज जो एक मिस्टिक रैंक लो ग्रेड ट्रेजर है। ऑप्शन 3, उसका रास्ता रोको। इनाम एक रैंडम एट्रिब्यूट पॉइंट। जहां तक ऑप्शन 1 की बात है, मुझसे फिर से पिल क्लाउड ग्रेड पिल बनाने के लिए कहा जा रहा है। मैं इसे एक बार फिर नजरअंदाज कर देता हूं। क्या ये मजाक कर रहे हैं? इनाम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं इस वक्त एक पिल पैटर्न ग्रेड पिल की भी गारंटी नहीं दे सकता और ऊपर से मुझ पर एक भारी विलन डीबफ लगा हुआ है। उम्मीद ना के बराबर है। जहां तक ऑप्शन 2 की बात है, मैं थोड़ा उलझन में ऊपर देखता हूं और मुझे कल रात वाली वही सफेद पोशाक दिखाई देती है। मेरी नजरें ऊपर उठती हैं। दूर के पहाड़ों जैसी भौहें, शरद ऋतु के साफ पानी जैसी आंखें, चेरी जैसे लाल होंठ और संगमरमर जैसी सफेद त्वचा। उसने अपने बालों को एक साधारण लकड़ी के पिन से बांधा हुआ है। ये वही है, वो औरत जिसकी मेरा पुराना रूप सबसे ज्यादा परवाह करता था, मेरी मार्शल सिस्टर आइरिस स्केल। आज भी उसे देखकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना खुल जाता है। लेकिन वो चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, इस वक्त एक कार्मा पॉइंट मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आइरिस ही इस कहानी की फीमेल लीड है। खैर, मैं ऑप्शन 3 के साथ जाता हूं। प्रोटैगनिस्ट से जुड़ी किसी भी चीज को मैं अपने हाल पर छोड़ देता हूं। मुझे बस वो रैंडम एट्रिब्यूट पॉइंट चाहिए। मैं अपने शरीर को थोड़ा दाईं ओर झुकाता हूं और पहाड़ पर जाने वाले इकलौते रास्ते को रोक देता हूं। ख्यालों में खोई हुई आइरिस का ध्यान तुरंत मुझ पर नहीं जाता। जैसे ही उसे लगता है कि हम टकराने वाले हैं और वो सीधे मेरी बाहों में आने वाली है, वो गुस्से में दिखाई देती है। लेकिन तभी मैं खुद ही एक तरफ हट जाता हूं। अब हैरान होने की बात उसकी थी, वो पूरी तरह से अवाक रह जाती है। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। मेरा इरादा सिर्फ उसका रास्ता रोकना था, मौके का फायदा उठाना नहीं। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि टक्कर होने वाली है, मैं सफाई से एक तरफ हट गया। जब वो फिर से संभल जाती है तो मैं एक बार फिर उसका रास्ता रोक देता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट। इनाम मिला माउथ एट्रिब्यूट में +1। फिर से माउथ एट्रिब्यूट। अब क्वेस्ट खत्म हो चुकी है तो मैं कुदरती तौर पर उसके रास्ते से हट जाता हूं और पहाड़ से नीचे उतरना जारी रखता हूं। इस पूरे दौरान हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अचानक किसी का रास्ता रोकना, फिर हट जाना, फिर दोबारा रास्ता रोकना और फिर बिना कुछ कहे चले जाना। आइरिस जैसी शांत लड़की भी इस बर्ताव से चकरा जाती है। वो मुड़कर मेरी जाती हुई पीठ को देखती है। उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उधर खबर आग की तरह फैल जाती है कि प्रोटैगनिस्ट रोवन ने सफलतापूर्वक एक पिल क्लाउड ग्रेड पिल बना ली है। एज़ुअर सनसेट के लगभग हर कोने में ये खबर पहुंच जाती है। बेशक मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग इसके अपवाद हैं। इस वक्त मैं पहाड़ी के एक हिस्से पर आलस से लेटा हुआ हूं और आराम से अपने हार्ट मेथड मंत्र का जाप कर रहा हूं। कदम दर कदम कल्टीवेशन कर रहा हूं। करीब आधे घंटे बाद मैं अंगड़ाई लेकर बैठता हूं, अपने शरीर की अकड़न दूर करता हूं और खुद से बड़बड़ाता हूं। एक मिस्टिक रैंक हार्ट मेथड के हिसाब से ये बुरा नहीं है। बस एक छोटे से सेशन के बाद ही मेरा पूरा शरीर सुखद गर्माहट महसूस कर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि मेरा पूरी तरह से स्लैकर मोड है। हाँ, मैंने एक विलन की बड़ी वापसी की उम्मीद छोड़ दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जिंदगी से हार मान ली है। मुझे बस अब प्रोटैगनिस्ट से जुड़ी किसी भी चीज की परवाह नहीं है। वैसे भी मेरे पास उससे लड़ने की ताकत नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा बनकर रह जाऊं, तब भी जब तक मैं जिंदा और सुरक्षित हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस सोच के साथ अगले कुछ दिनों में मुझे एहसास होता है कि मैंने पूरी नई दुनिया खोज ली है। एक तरफ अपनी असाधारण काबिलियत की वजह से मेरी कल्टीवेशन पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की दहलीज पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ मैंने काफी सारे एट्रिब्यूट पॉइंट्स भी जमा कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर ये समय काफी फायदेमंद रहा है। जब मैं इन सब पर गौर कर रहा होता हूं, तभी मेरे दिमाग में नई सिस्टम इन्फॉर्मेशन और एक ताजा क्वेस्ट ऑप्शन उभरता है। प्रोटैगनिस्ट रोवन ने अपनी साधना के स्तर से कहीं ज्यादा स्पिरिट एनर्जी के भंडार की बदौलत 6 फाउंडेशन पिल्स ली हैं और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गया है। अगर हमारे शुरुआती पॉइंट्स की तुलना करें तो मैं पीक ची रिफाइनमेंट पर था, जबकि वो सिर्फ 7वीं या 8वीं लेयर पर था। अब उसने आसानी से मुझे पीछे छोड़ दिया है। पुराना मैं शायद इस बात पर जलन से जलता, पर सच कहूं तो अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं खुद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के किनारे पहुंच गया हूं। अपने साथियों के बीच ये गर्व करने के लिए काफी है। मैं और क्या मांग सकता हूं? मैं आगे बढ़ता हूं। प्रोटैगनिस्ट की स्थिति के मुकाबले मुझे अपनी फिक्र ज्यादा है। ऑप्शन 1, ब्रेकथ्रू जड़ी बूटियों की एक बड़ी खेत का सौदा करो और कोई भी पिल क्लाउड ग्रेड पिल तैयार करो। इनाम हेवन एंड अर्थ पिल जो एक एम्परर रैंक मिड ग्रेड पिल है। ऑप्शन 2, इस पिल बनाने के ट्रेंड का फायदा उठाओ। एक पिल क्राफ्टिंग गैदरिंग आयोजित करो और अपना नेटवर्क बनाओ। इनाम ब्लेजिंग फ्लेम अरे जो एक सॉवरेन रैंक हाई ग्रेड फॉर्मेशन है। ऑप्शन 3, आइरिस को साई की तरह मुझ पर नजर रखने दो और जहां हूं वहीं रहो। इनाम एक रैंडम एट्रिब्यूट पॉइंट। ऑप्शन 1 पढ़ने के बाद मुझे कहना पड़ेगा कि ये सिस्टम बहुत जिद्दी है। मैं एक पिल पैटर्न ग्रेड पिल की गारंटी नहीं दे सकता और फिर भी ये मुझे ललचाने के लिए अच्छे इनाम दिखा रहा है। उसको भरते हुए सितारे रोवन का सामना होना तय है। मैं किसी अजीब टकराव का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए ऑप्शन 3 ही सही है। यहीं रुको। मन करे तो साधना करो, थक जाओ तो आराम करो। इसके साथ ही मैं फिर से ले जाता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट। इनाम मिला बॉडी एट्रिब्यूट में +1। मेरे पूरे शरीर में एक हल्की सी चुभन महसूस होती है, लेकिन वो जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है ताकत का एक गहरा एहसास। बेशक मैं सिस्टम में आइरिस के जिक्र को नजरअंदाज नहीं करता। सच तो ये है कि मैं 3 दिनों से जानता हूं कि वो चोरी छिपे मुझ पर नजर रख रही है। इस बार शायद वो अभी आई है। मुझे अभी भी इसके पीछे की वजह नहीं पता, लेकिन हर बार जब वो मेरा पीछा करना शुरू करती है तो एक नया सिस्टम क्वेस्ट शुरू हो जाता है और मुझे तेजी से एट्रिब्यूट
एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए ठीक 5 मिनट बाद जब एक नया क्वेस्ट ऑप्शन सामने आता है तो मुझे हैरानी नहीं होती। ऑप्शन 1, दिखावा करो छिपकर देख रही आइरिस के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। इनाम फेदर फ्लाइट ब्लेड जो एक मिस्टिक रैंक हाई ग्रेड ट्रेजर है। ऑप्शन 2, आइरिस को ढूंढो और उससे सीधे पूछो कि वो मेरा पीछा क्यों कर रही है। इनाम गोल्डन सनशाइन जो एक येलो रैंक मिड ग्रेड टैलिस्मैन है। ऑप्शन 3, यही रहो ऐसा दिखावा करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इनाम एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट उसे लुभाने के लिए नाटक करना। आइरिस वैसी लड़की नहीं है जो इतनी आसानी से पिघल जाए। इसके अलावा मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूं कि एक बार अपनी ताकत दिखाऊं और कोई मुझ पर मर मिटे। ऐसी कल्पना ना करना ही बेहतर है। ऑप्शन 2, अगर मैं उससे सीधा सवाल करूंगा तो बाद में उससे मिलने वाले मुफ्त इनाम कैसे बटोरूंगा। ऑप्शन 3 ही चुनना होगा। मैं ऐसा बर्ताव करता हूं जैसे मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं। अपने हाथ में मंत्र का फिर से जाप शुरू करता हूं और आराम से साधना जारी रखता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट, इनाम मिला। ईयर्स एट्रीब्यूट में +1। घास की खुशबू लिए एक हल्की हवा पास से गुजरती है। मैं अपनी स्पिरिट एनर्जी का एक पूरा चक्र घुमाता हूं जिसमें करीब 10 मिनट लगते हैं। तभी मेरे दिमाग में एक नया क्वेस्ट ऑप्शन आता है। ऑप्शन 1, एक कर्मा पॉइंट जानबूझकर यहां से चले जाओ और आइरिस का पीछा छुड़ाओ। इनाम गोल्डन लाइट चैंट जो एक सॉवरेन रैंक लो ग्रेड टैलिस्मैन है। ऑप्शन 2, यहीं रहो और अनजान बने रहो। इनाम एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। इस बार सिर्फ 2 ही विकल्प हैं लेकिन मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है मैं ऑप्शन 2 चुनता हूं। सुरक्षित और पक्के एट्रीब्यूट पॉइंट्स। क्वेस्ट कंप्लीट, इनाम मिला। माउथ एट्रीब्यूट में +1। मेरा माउथ एट्रीब्यूट अब 10 में से 9 पर है। बस थोड़ा सा और मैं मॉडल ग्रेड टियर 1 को पार कर जाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि इससे कौन सी नई काबिलियत खुलेगी। मेरे सीने में उम्मीद की एक छोटी सी लहर होती है। करीब 10 मिनट बाद तीसरा मौका भी मुझे निराश नहीं करता। यहीं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए ब्रेकथ्रू करने की कोशिश करो। या तो सफल होकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचो या फिर नाकाम होकर आइरिस की देखभाल पाओ। इनाम 3 पिल पैटर्न ग्रेड फाउंडेशन पिल्स जो मिस्टिक रैंक हाई ग्रेड है। ऑप्शन 3, खड़े हो जाओ, आसपास घूमो और ऐसा दिखावा करो जैसे तुमने गलती से आइरिस को देख लिया है। इनाम 5 एलिमेंट सर्पेंट जो एक मिस्टिक रैंक मिड ग्रेड स्पिरिट बीस्ट है। ऑप्शन 3, जहां हो वहीं रहो। इनाम एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। ऑप्शन 3, मैं पढ़ना खत्म भी नहीं करता कि अपना फैसला ले लेता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट, इनाम मिला। +1 2। रुको, आइज एट्रीब्यूट इस बार ये आंखों के लिए है। इतने दिनों में पहली बार मैं दूर छिपिश की ओर देखता हूं। मेरी नजरें वाकई तेज लग रही हैं। फिर भी इस वक्त मैं माउथ एट्रीब्यूट के ब्रेकथ्रू का ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। इस अहम मोड़ पर मैं बस सीधा बैठ जाता हूं, अपना हाथ मेथड मंत्र जारी रखता हूं और अगले क्वेस्ट ऑप्शन का इंतजार करता हूं। तभी अगले दौर की क्वेस्ट आने से पहले अचानक एक आवाज मेरे कानों में गूंजती है। रेन, तुम यहां अकेले बाहर क्या कर रहे हो। ये एक जानी पहचानी आवाज थी। मैं आवाज की तरफ मुड़कर देखता हूं। रेशमी लिबास पहने हुए कुछ लोगों का एक समूह इस तरफ आ रहा है, बिल्कुल मेरे कपड़ों जैसा। ब्रॉक डेड जो 5th एल्डर का भतीजा है। माइलो लेयर्स जो कि रिफाइनमेंट हॉल के स्टुअर्ट चू का भतीजा है। और फिन कोल। उन सब के बारे में यादें एक-एक करके मेरे दिमाग में आती हैं। मुझे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये सब मेरी तरह ही साथी कल्टिवेटर बच्चे हैं। मैं धीरे-धीरे अपनी साधना रोकता हूं और उनसे उसी पुराने अंदाज में मजाक करता हूं। ब्रॉक, माइलो, फिन, तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो। सबसे आगे चल रहा ब्रॉक अपनी भौहें चलाता है और थोड़ा नाखुश होकर जवाब देता है। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम कई दिनों तक बिना बताए गायब रहे। हमें लगा कि तुम्हें कुछ अच्छा मिल गया है और तुम हमें भूल गए हो। इसके साथ ही ब्रॉक अपनी बात बताता है। ओह, वैसे रेन, हमें हाल ही में कुछ मजेदार मिला है। हम खास तौर पर तुम्हें साथ ले जाने आए हैं। कुछ मजेदार। उनके उत्साहित चेहरों को देखकर मैं पल के लिए उलझन में पड़ जाता हूं। उसी समय मेरे सामने एक नया क्वेस्ट ऑप्शन आता है। ऑप्शन 1, ब्रॉक और दूसरों को मनाओ कि वे आज से ही गंभीरता से साधना शुरू करें और अपने सारे फालतू शौक छोड़ दें। इनाम रोजी जेड स्टोन जो एक मिस्टिक रैंक हाई ग्रेड रिफाइनिंग मटेरियल है। ऑप्शन 2, ब्रॉक और दूसरों से रिश्ता तोड़ लो और उनका न्योता ठुकरा दो। इनाम अर्थ एस्केप टैलिस्मैन जो एक मिस्टिक रैंक लो ग्रेड है। ऑप्शन 3, उनका न्योता स्वीकार कर लो। इनाम एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। जहां तक इन साथी कल्टिवेटर्स की बात है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। मेरी तरह उनकी काबिलियत बहुत अच्छी नहीं है। वे शायद कल्टीवेशन की दुनिया में कभी अपना नाम ना बना पाए, इसलिए उन्हें उनके शौक छोड़ने के लिए मजबूर करने का कोई मतलब नहीं है। आखिर मैंने भी तो स्लैकर बनने का रास्ता चुना। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रोटैगनिस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं सिर हिलाता हूं, हालांकि मेरे चेहरे पर अभी भी थोड़ा शक है और कहता हूं, ठीक है, चलो देखते हैं तुम तीनों क्या खिचड़ी पका रहे हो। क्वेस्ट कंप्लीट, इनाम मिला। बॉडी एट्रीब्यूट में +1। मेरी हां सुनते ही ब्रॉक का चौकोर चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठता है। वो मुड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है, हमें बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम ही हो जो पिछले कुछ दिनों से कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हम उस पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम की ओर संप्रदाय से बाहर निकल जाते हैं। पास ही में एक कैलो ट्री के पास खड़ी आइरिस हमें जाते हुए देख रही है। उसके मन में अभी भी बेचैनी है। उस दोपहर जब मैंने उसका रास्ता रोका और फिर बिना कुछ कहे हट गया, वो अजीब सा वाकया उसे बार-बार परेशान कर रहा है, जैसे कि मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया हूं। अगर सिर्फ इतनी सी बात होती तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उससे पिछली रात उसने गलती से मुझे बेहोश कर दिया था। इसीलिए वो सोच रही है कि क्या मेरे मिजाज में आए इस अचानक बदलाव का ताल्लुक उस हादसे से तो नहीं है। भले ही वो मैं ही था जिसने पहले गलत ख्याल रखे और हाथ वहां डाले जहां नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन अगर इसकी वजह से मैं वाकई में मंदबुद्धि हो गया तो आइरिस को फिर भी बहुत बुरा लगेगा। और इतने दिनों तक मुझे छिपकर देखने के बाद आइरिस को पक्का यकीन हो गया है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। पहले मैं हर दिन बाहर मजे करता था या फिर सेक्स के अंदर अपनी धौंस जमाता था, लेकिन अब मैं हमेशा किसी शांत जगह पर अकेला बैठा रहता हूं और बस शून्य में घूमता रहता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे लगता है कि उसे वाकई किसी हीलर को बुलाकर मुझे दिखाना पड़ेगा। किस्मत से जब कल्टीवेटर बच्चों का वो ग्रुप आया और मुझसे थोड़ी देर बात की तो मैं उनके साथ बाहर चला गया। ऐसा लग रहा है कि हम बाहर मजे करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि उसकी चिंता शायद फालतू थी, लेकिन वो अभी पूरी तरह यकीन नहीं कर सकती। मेरी पीठ को ओझल होते देख उसे अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं वाकई ठीक हूं। उसकी नीली आंखों में हिचकिचाहट की एक लहर होती है, लेकिन आखिर में वो अपना पैर पटकती है और हमारे पीछे चल देती है। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद आइरिस पूरे रास्ते हमसे एक तय और सुरक्षित दूरी बनाए रखती है। फिर जैसे ही हम अज़्योर सनसेट के सबसे करीबी शहर वेलो सिटी में दाखिल होते हैं, हमारा ग्रुप आखिरकार एक ऊंचे पेविलियन के सामने रुकता है और वो भी उसी पल रुक जाती है। आइरिस अपनी टोपी का पर्दा उठाती है और पेविलियन का साइन बोर्ड पढ़ती है, ड्रंकन ब्लॉसम पेविलियन। तभी वो देखती है कि अंदर से कुछ कम कपड़े पहने हुए औरतें बाहर आती हैं और हमें अंदर ले जाती हैं। ये सब देखकर आइरिस के गाल थोड़े गर्म हो जाते हैं और उसकी पीली गर्दन तक लाली छा जाती है। वो एक पल भी वहां नहीं रुकती, वो मुड़ती है और तेजी से वहां से चली जाती है। ठीक उसी वक्त मुझे इस नए खुले ड्रंकन ब्लॉसम पेविलियन के अंदर ले जाया गया है। मेरे दिमाग में 3 क्वेस्ट ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ऑप्शन 1, अपनी पहचान छुपा कर रखें, मेन हॉल के एक कोने में बैठें और शांति से सब देखें और सुनें। रिवॉर्ड है फायर स्पिरिट कार्विंग, एक मिस्टिक रैंक हाई ग्रेड स्पिरिट पेट। तुरंत यहां से निकल जाएं और आइरिस को सब समझाएं जो यहां तक मेरे पीछे आई थी। रिवॉर्ड है ग्रीन फॉरेस्ट ब्लॉक, एक मिस्टिक रैंक लो ग्रेड डिफेंसिव ट्रेजर। ऑप्शन 3, उनके साथ चलें, एक प्राइवेट रूम में जाएं और मजे करें। रिवॉर्ड है एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। इन सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आइरिस वाकई यहां तक मेरे पीछे आई थी। लगता है जब उसने मुझे अंदर जाते देखा तभी वो मुड़ी और चली गई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था मैं उस पर ज्यादा नहीं सोचता। जहां तक इस क्वेस्ट का सवाल है, क्योंकि मैं पहले ही बाहर आकर मजे करने के लिए राजी हो गया था, तो सबके साथ जाना ही सही फैसला है। मैं ऑप्शन 3 चुनता हूं और शांत रहता हूं। ब्रॉक के जोश भरे इंतजामों के बीच हमारा ग्रुप एक सुंदर और शालीन औरत के पीछे दूसरी मंजिल के एक प्राइवेट रूम में चला जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड +1 टू नोज डिंग। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, एस्थर्स नोट्स किसी साफ पहाड़ी झरने की तरह गूंजने लगते हैं। धुन इतनी मीठी और घुमावदार है जैसे कोमल उंगलियां कमरे में मौजूद हर किसी के दिल को धीरे से सहला रही हैं। एक पल के लिए ब्रॉक और बाकी लोगों के कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं और उनकी आंखों में धुंधलापन छाने लगता है। जहां तक मेरी बात है, मुझे भी महसूस होता है कि मैं भी इस धुन के वश में आ रहा हूं, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक नया क्वेस्ट ऑप्शन आता है जो मुझे वापस पुश में जाता है। ऑप्शन 1, आगे बढ़ें और उस औरत का पर्दाफाश करें जो अपनी संगीत से लोगों के दिमाग को काबू कर रही है। रिवॉर्ड है क्लैरिटी माइंड चैंज, एक मिस्टिक रैंक मिड ग्रेड हार्ट। अपने साथ आए साथी डिसाइपल्स को होश में लाएं इससे पहले कि वो इस जादू में पूरी
तरह खो जाए। रिवॉर्ड है 100 टॉप ग्रेड स्टोन मिस्टिक रैंक लो ग्रेड। ऑप्शन 3 शांत रहें और गाना बजने दें। रिवॉर्ड है एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। बिना असली वजह जाने सीधे ऑप्शन 1 पर जाना समझदारी नहीं होगी। जहां तक ऑप्शन 2 का सवाल है जिसमें रिवॉर्ड के तौर पर स्पिरिट स्टोन्स मिल रहे हैं, मेरी हैसियत को देखते हुए मेरे पास कल्टीवेशन के लिए कभी स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं रही, लेकिन अपने उन चंद दोस्तों का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए मैं ऑप्शन 2 चुनता हूं। जैसे ही संगीत तेज होता है मैं ताली बजाता हूं और ऐसा नाटक करता हूं जैसे मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर से बोल पड़ता हूं, मानना पड़ेगा आप सबने इस जगह की तारीफ यही नहीं की थी, सिर्फ ये एक गाना ही यहां आने की कीमत वसूल कर देता है। मेरी इस अचानक हुई तारीफ से पर्दे के पीछे बैठी हुई औरत की परछाई अपने हाथ तारों पर रख देती है और संगीत रुक जाता है। ब्रॉक और बाकी लोगों की आंखों की धुंध धीरे-धीरे छटने लगती है और वो हकीकत में वापस आ जाते हैं। क्वेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड 100 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिस्टिक रैंक लो ग्रेड। अब मेरी स्टोरेज बिल में जमा हो चुके हैं, वे सब सामने से हिलाते हैं। फिन जो अभी भी उस धुन के मजे ले रहा है कहता है, हाँ मैं ये गाना पहली बार नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन ये हर बार दिल के पार उतर जाता है। फिर वो पर्दे के पीछे की उस धुंधली आकृति की तरफ शिकायत भरे लहजे में मुड़ता है, तुमने बजाना क्यों छोड़ दिया? मेरा दोस्त रैन आखिरकार यहाँ आया है और तुमने गाना बीच में ही रोक दिया। बारीक जालीदार पर्दे के पीछे से वो आकृति माफी मांगते हुए थोड़ा झुकती है और एक नई धुन फिर से सबके कानों में गूंजने लगती है। ये देखकर मैं मन ही मन खुद को कोसता हूँ। मैं सबको यहाँ से बाहर निकालने का बहाना ढूंढना चाहता था, लेकिन इस नई धुन में पहले जैसा कोई जादू नहीं है। ये बस एक सुकून देने वाला मीठा संगीत है। क्या मैं जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गया था? शायद वो पहले वाली तरकीब सिर्फ ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन का ग्राहकों को लुभाने का एक तरीका था। मैं किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय थोड़ा इंतजार करता हूं और किसी नई क्वेस्ट ऑप्शन का रास्ता देखता हूं। जब सिस्टम काफी देर तक शांत रहता है तो मैं आखिरकार थोड़ा रिलैक्स महसूस करता हूं। इस बीच ब्रॉक जिसने इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया था जोश में आगे बढ़ता है और मेरे लिए सबसे खास कुर्सी खींचता है और ऐलान करता है, रैन तुम यहाँ पहली बार आए हो, अभी तो सबसे बढ़िया हिस्सा आना बाकी है, आओ पहले बैठो। मैं मना नहीं करता, पहले भी जब हम साथ बाहर जाते थे तो मैं ही हमेशा सीट कॉर्नर पर बैठता था। मैं संगीत को लेकर अपने शक को अभी के लिए किनारे कर देता हूं और मुस्कुराते हुए कहता हूं, तो ठीक है मैं पीछे नहीं हटूंगा, देखते हैं आज तुम लोगों के पास क्या खास है। इसके साथ ही ब्रॉक और बाकी लोग अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। दरवाजे के बाहर 6 अटेंडेंट्स थालियों में पकवान और बढ़िया वाइन लेकर आने लगते हैं। शराब आखिरकार गर्म होकर तैयार हो चुकी है। ब्रॉक अब और इंतजार नहीं कर पाता, वो एक प्याला उठाता है और मुझे उसके बारे में बताने लगता है। ये ताजे फलों से बनी टॉप क्वालिटी शराब है, इसे आजमाओ रैन। ये कहते ही वो खुद एक घूंट भर लेता है। उसे निराश न करते हुए मैं भी अपना प्याला उठाता हूं। तुरंत ही मुझे एक गहरी और नशीली खुशबू आती है। शराब शुरू में बहुत कोमल और स्मूथ लगती है, लेकिन फिर मेरी छाती में जलन का एक तेज एहसास होता है। मेरा रिएक्शन देखकर ब्रॉक एक और प्याला भरता है और शेखी बढ़ाते हुए कहता है, देखा ऐसा संगीत और ऐसी शराब, ये जगह अपने आप में अनोखी है ना? और यहाँ का खाना भी उतना ही लाजवाब है। अभी तो डांस परफॉर्मेंस भी होने वाला है। एक कल्टीवेटर होने के नाते मैंने पहले भी दुनिया के बहुत मजे लिए हैं, लेकिन ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन जैसा अनुभव पहली बार था। प्यालों के टकराने की आवाजों के बीच कई नर्तकियां कमरे में आती हैं और धुन के साथ ताल मिलाते हुए एक बेहद आकर्षक डांस शुरू करती हैं। जैसे ही मैं इसमें खोने लगता हूं तभी झंझनाहट की आवाज आती है। ठीक उसी पल जब मेरा ध्यान भटकने ही वाला था, नीचे लड़ाई का शोर मच जाता है। उसी समय मेरे दिमाग में 3 क्वेस्ट ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन 1 वैंस ग्रे को काबू करने में एल्डर लाइलिया की मदद करें। रिवॉर्ड है शैडो ट्रेस कैप, एक मिस्टिक रैंक हाई ग्रेड मूवमेंट स्किल नोट। एल्डर लूलिया एक मिड गोल्डन कोर कल्टीवेटर है और वैंस ग्रे एक अर्ली गोल्डन कोर कल्टीवेटर है और ये वही वैंस है जिसने कभी होस्ट को घायल किया था। ऑप्शन 2 प्रोटैगनिस्ट रॉन के आने का इंतजार करें और वैंस को पकड़ने के लिए उसके साथ टीम बनाएं। रिवॉर्ड है गोल्डन सील लॉक मिस्टिक रैंक मिड ग्रेड। ऑप्शन 3 जाकर देखें कि क्या हो रहा है। रिवॉर्ड है एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट जिसने मुझे घायल किया था। इस नोट को पढ़कर मैं एक पल के लिए उलझ गया, लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि ये उस रात की बात कर रहा था जब मैं उस दुर्लभ खजाने के लिए लड़ रहा था। वो शख्स जिसने अज़्यूर सनसेट में घुसपैठ की थी। तब काफी कोशिशों के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा था और मुझे उसकी एक मार झेलनी पड़ी थी। अगर बोन मेंडिंग सैव जैसी कोई औषधि ना होती तो शायद मैं अब तक ठीक भी ना हुआ होता। इसलिए जब मैं इन 3 ऑप्शंस को देखता हूं तो मैं ऑप्शन 3 चुनता हूं। बस जाकर देखूंगा। मैं खुद को ऐसी जगह खड़ा करता हूं जहां से नीचे वालों की मुझ पर नजर न पड़े। आखिर वो वैंस शायद मुझे अभी पहचानता होगा, भले ही वो अभी मुश्किल में लग रहा हो और किसी और पर ध्यान देने के लिए उसके पास वक्त ना हो। सावधानी बरतना ही बेहतर है। क्वेस्ट कंप्लीट। भले ही सिस्टम ने मुझे यहाँ सबसे पहले तमाशा देखने के लिए भेजा था, लेकिन सच तो यह है कि जहाँ ब्रॉक और बाकी लोग बड़े चाव से ये सब देख रहे हैं, मेरा ध्यान किसी और चीज पर है। अब तक जो कुछ मैंने देखा है उससे ये ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन आम शहरियों के लिए खुला तो लगता है, लेकिन असल में ये ज्यादातर कल्टीवेटर्स की सेवा करता है। उस प्राइवेट रूम की संगीतकार अपनी धुन से हमारे जैसे रिफाइनमेंट डिसाइपल्स को मदहोश कर सकती थी। तो फिर जब यहाँ लड़ाई शुरू हुई तो मैनेजर ने इसे रोकने के लिए दखल क्यों नहीं लिया? एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर वाकई इस दुनिया में एक ताकतवर हस्ती होता है, लेकिन जिस तरह की गहराई इस जगह ने दिखाई है, इसे रोकने में उन्हें बेबस नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में एक के बाद एक कई शक पैदा होते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाऊं, वैंस ग्रे जो मेन हॉल में वार विवाद बचाते हुए पीछे हट रहा था, अचानक अपनी उंगलियों को पंजे की तरह मोड़ता है और भीड़ की तरफ झपटता है। चाहे इत्तेफाक हो या कुछ और, उसने जिसे निशाना बनाया वो कोई और नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट रोवन था। किसी तरह रोवन भी ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन पहुंच गया है। उस पंजे के वार का सामना करते हुए रोवन उसे रोकने में अपनी पूरी स्पिरिट पावर लगा देता है और मुश्किल से अपनी जगह पर टिका रहता है। भले ही वैंस का वार आगे चला गया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट रोवन ना चाहते हुए भी इस लड़ाई में खिंचाता है। इस अचानक आई मोड़ से घबराकर मैं अपने शकों को किनारे करता हूं और नीचे हॉल की तरफ देखता हूं। मेरे सामने एक साथ 3 क्वेस्ट ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन 1 वैंस की कमियों को ध्यान से समझें और गोल्डन कोर कल्टीवेटर एल्डर लिया को जोर से चिल्लाकर बताएं। रिवॉर्ड है 1000 मैकेनिज्म शिफ्ट अर्थ रैंक लो ग्रेड ट्रेजर। ऑप्शन 2 एक कर्मा पॉइंट वैंस को काबू करने के लिए मौके पर ही प्रोटैगनिस्ट रोवन के साथ हाथ मिलाएं। रिवॉर्ड है नेदर ग्लूम हर्ब अर्थ रैंक लो ग्रेड हर्ब। ऑप्शन 3 जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें और तमाशा देखें। रिवॉर्ड है एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट 2 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के बीच की लड़ाई। भला मुझमें इतनी काबिलियत कहां कि मैं उनकी कोई कमी पकड़ सकूं। और यहां तक कि प्रोटैगनिस्ट रोवन जिसकी किस्मत उसका साथ देती है, उसे भी कई चोटें लग चुकी हैं और उसके होठों से खून बह रहा है। मैं उसकी मौत नहीं चाहता, लेकिन अपनी पिटाई करवाने के लिए बीच में पड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहूं और कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स बटोर लूं। क्वेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड +1 टू माउथ। इसके साथ ही मेरा वो माउथ एट्रीब्यूट जिसका मुझे कब से इंतजार था आखिरकार मॉडल ग्रेड टियर 1 को पार कर गया। अब नीचे देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही और मैं जल्दी से अपना एट्रीब्यूट पैनल खोलता हूं। एट्रीब्यूट लिस्ट। आईज मॉडल ग्रेड टियर 1 10 में से 1 आंखों की रोशनी बढ़ाता है। ईयर्स मॉडल ग्रेड टियर 1 10 में से 4 सुनने की शक्ति बढ़ाता है। माउथ मॉडल ग्रेड टियर 2 20 में से 0 अलग अलग आवाजों की नकल कर सकता है। नोज मॉडल ग्रेड टियर 1 10 में से 8 तेज गंधों को झेलने की शक्ति देता है। बॉडी मॉडल ग्रेड टियर 1 10 में से 7 शारीरिक ताकत बढ़ाता है। आवाजों की नकल करना सीधे तौर पर मेरी कॉम्बैट पावर तो नहीं बढ़ाता, लेकिन फिर भी ये काफी मजेदार लगता है। यहाँ मौजूद सब लोगों में माइलो की आवाज पहचानना सबसे आसान है। मैं उसे याद करता हूँ और फिर आजमाता हूँ। ब्रॉक क्यों मुझे क्यों बुला रहे हो? ब्रॉक अपनी उत्सुक नजरों को लड़ाई से हटाता है और माइलो को खाली नजरों से देखता है। अचानक हुए सवाल से मिलो जो लड़ाई देखने में पूरी तरह खोया हुआ था उलझन में पड़ जाता है और अनिश्चित होकर पूछता है, क्या मैंने कुछ कहा? इस बीच मैंने अपनी आवाज बदलने की काबिलियत को पहली बार काम करते देखा। मैं अपनी किस्मत को और नहीं आजमाता और वापस प्राइवेट रूम में आराम करने के लिए मुड़ जाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि प्रोटैगनिस्ट से जुड़ी किसी भी चीज को मैं उसके हाल पर छोड़ दूंगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में 3 क्वेस्ट ऑप्शंस फिर से आते हैं। ऑप्शन 1 वैंस की कमियों को ध्यान से समझें और गोल्डन कोर कल्टीवेटर एल्डर लिया को बताएं।
रिवॉर्ड है 1000 मैकेनिज्म शिफ्ट, अर्थ रैंक लो ग्रेड प्रेशर। ऑप्शन 2 एक कार्मा पॉइंट, वैंस को काबू करने के लिए प्रोटैगनिस्ट रोवन के साथ साथ मिलाएं। रिवॉर्ड है नेदर ग्लूम हर्ब, अर्थ रैंक लो ग्रेड हर्ब। ऑप्शन 3 यहीं खड़े रहे और देखते रहे। रिवॉर्ड है एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार सिस्टम को क्या हुआ है, लेकिन एट्रीब्यूट पॉइंट के लालच में मैं रुक जाता हूं और थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड +1 टू आइस। बढ़िया, एक और मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट मिल गया। अब मेरे पास यहां रुकने की कोई और वजह नहीं है, इसलिए मैं आराम करने के लिए प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ता हूं और फिर से वही सिस्टम ऑप्शंस दोबारा सामने आ जाते हैं। वही 3 ऑप्शंस मेरे दिमाग में बार-बार दोहराए जा रहे हैं और फिर एक के बाद एक मेरा सिस्टम लगातार फ्लैश होने लगता है। क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। रिवॉर्ड के तौर पर माउथ में +1 मिला है। क्वेस्ट कंप्लीट, बॉडी में +1 रिवॉर्ड मिला। क्वेस्ट कंप्लीट, बॉडी में एक और +1। इस पूरी स्ट्रीक के बाद मैंने मॉडल ग्रेड टियर 1 पर 2 और एट्रीब्यूट ब्रेकथ्रूज हासिल कर लिए हैं। बॉडी अब मॉडल ग्रेड टियर 2 पर है, 0 आउट ऑफ 20। इसकी रफ्तार अब एक स्विमिंग ड्रैगन की तरह है। साथ ही मैं अपने शरीर की हर हड्डी को साफ तौर पर चटकते हुए महसूस कर सकता हूं। एक हल्का सा दर्द पूरे शरीर में फैलता है, लेकिन जल्द ही वो दर्द गायब हो जाता है और मुझे महसूस होता है कि मेरी फिजिकल कंडीशन में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। ये सब लगभग बहुत आसान लग रहा है। मैं अपनी मुट्ठी जोर से खींचता हूं, अभी भी मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा और जैसे ही मैं इसमें ताकत का आनंद ले रहा हूं, अचानक कोई मेरा हाथ खींचता है। चलो यहां से निकलो। थर्ड एल्डर और फिल पवेलियन के डेप्यूटी हॉल में नीचे आ चुके हैं। अगर हमने और देर की तो हम इसे मिस कर देंगे। ये फिल है जो मुझे चेतावनी दे रहा है। पता ही नहीं चला कि कब लड़ाई खत्म हो गई। गोल्डन कॉल कल्टीवेटर वेंस यही मारा जा चुका है। रोवन बेहोश पड़ा है और थर्ड एल्डर और फिल पवेलियन के डेप्यूटी हॉल में उसका इलाज कर रहे हैं। जहां तक ब्रॉक और माइलो की बात है, वे दोनों एक कोने में पीछे हट गए हैं, एक दूसरे को देखते हैं और चुपके से पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में प्रोटैगनिस्ट स्टेटस का एक अपडेट आता है। प्रोटैगनिस्ट रोहन का बेसिक स्टेटस 5 वेन स्पिरिट रूट और सुरक्षा के लिए फेडेड लक। विस्टीरिया पेडल्स लेने के बाद पहाड़ से नीचे उतरते समय वैंस ग्रे ने उसका पीछा किया, जिससे उसे ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और लड़ाई के दौरान वो कई बार फंसते बचा। उसका कल्टीवेशन अब अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर स्थिर हो गया है। उसने अभी फिल पवेलियन के डेप्यूटी हॉलमैन से एक लाइफ रिवाइविंग पिल ली है जो अर्थ रैंक लो ग्रेड की है। अब वो खतरे से बाहर है और उसके शरीर में जमा स्पिरिट एनर्जी उसे किसी भी पल मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचा सकती है। इसके जरिए उसने थर्ड एल्डर लिलिया का भरोसा भी जीत लिया है। इनमें से कोई भी बात मुझे हैरान नहीं करती। प्रोटैगनिस्ट मौत के मुंह से वापस आ गया और फिर उसे ढेर सारे इनाम मिले। ये तो उसके लिए आम बात है, लेकिन ये मुझे अचानक उन अजीब बैक टू बैक सिस्टम ट्रिगर्स की याद दिलाता है जो पहले हुए थे। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट का कल्टीवेशन अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया ताकि ये फेडेड ग्रेड विलेन पीछे न रह जाए? वो सब कुछ बस अभी हुआ था। हमारी शक्तियों के बीच के अंतर को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस पल रोवन किसी बड़े मौके को पाने के लिए अपनी जान लगा देता है, मैं एक विलन होने के नाते बिना कुछ किए भी अपनी खुद की कुछ छोटी-मोटी किस्मत आजमा लेता हूं। जब मैं इस बारे में गहराई से सोच रहा हूं, तभी अचानक मेरी नाक से एक हल्की सी खुशबू टकराती है। मेरा ध्यान अचानक वापस आता है और मैं ऊपर देखता हूं। तभी एक अटेंडेंट शालीन से पास आती है। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। वो थोड़ा झुककर सिर झुकाती है और कहती है, यंग मास्टर एशफर्ड, हमारी प्रोप्राइटर आपसे मिलना चाहती है। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाऊं, मेरे दिमाग में 3 क्वेस्ट ऑप्शंस आते हैं। अपने सामने खड़ी अटेंडेंट को काबू में करें और उसे नीचे ले जाकर थर्ड एल्डर और डेप्यूटी हॉल मास्टर को बताएं कि इस ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन की प्रोप्राइटर असल में हेवन रिसीविंग सेक्स की एक सेंटेस है, हार्ट गार्डिंग वॉर्ड, जो एक अर्थ रैंक मिड ग्रेड ट्रेजर है। ऑप्शन 2 कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाए और उससे पीछा छुड़ाएं। रिवॉल्व टेनर अरे चार्ज, एक मिस्टिक रैंक लो ग्रेड मैनुअल। ऑप्शन 3 निमंत्रण स्वीकार करें और उसके साथ जाएं। 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट, हेवन रिसीविंग सेक्स, ये एक डेमोनिक सेक्स है। ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन का असली मालिक असल में उन्हीं में से एक है। कोई ताजुब नहीं कि लड़ाई के दौरान मैनेजर चुपचाप खड़ा दिखता रहा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। ऑप्शन 1 मुझे अटेंडेंट को रोकने और नीचे जाकर सब कुछ समझाने के लिए कह रहा है, लेकिन ये बात तो अलग है कि मैं ये कैसे समझाऊंगा कि मुझे पीक की रिफाइनमेंट पर ही इतना बड़ा राज कैसे पता चला। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि मैं इस नाजुक से दिखने वाली अटेंडेंट को हरा भी पाऊंगा या नहीं। और जितना मैं इस सिस्टम को समय के साथ जान पाया हूं, हालांकि मैं इसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। अर्थ रैंक मिड ग्रेड के रिवॉर्ड्स पहले कभी मिले थे जब इसने मुझसे पिल क्लाउड ग्रेड बनाने को कहा था। इसलिए मेरे पास ये मानने का पूरा कारण है कि ये ऑप्शन सिर्फ एक जाल है। जहां तक ऑप्शन 3 की बात है, निमंत्रण स्वीकार करना और उसके साथ जाना, बेशक मुझे खाली बैठना पसंद है और एक साधारण एट्रीब्यूट पॉइंट ही मेरे लिए काफी होगा, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं। ये जानते हुए कि वो एक डेमोनिक सेंटेस है, सीधे शेर की मांग में जाना मुसीबत को बुलावा देना है। इसलिए मैं ऑप्शन 2 चुनता हूं। मैं चिड़चिड़ा चेहरा बनाता हूं और जानबूझकर अपनी आवाज धीमी करके डांटते हुए कहता हूं, मैं अभी व्यस्त हूं, मेरे रास्ते से हटो। चूंकि वो खुद मुझे ढूंढते हुए आई थी, तो जाहिर है कि उसके मन में कोई साजिश है। उसने शायद पहले ही मेरे व्यवहार की जांच कर ली होगी, इसलिए एक सीधा और सख्त इनकार काम कर जाना चाहिए। वाकई मेरी तीखी फटकार सुनकर अटेंडेंट थोड़ी घबराई हुई लगती है और जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाती है। ये देखकर कि वो और दबाव नहीं डाल रही, मेरे सीने का तनाव धीरे-धीरे कम होने लगता है। कुछ ही देर में सफलतापूर्वक वहां से निकलकर मैं बाहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर पहुंच जाता हूं। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन छोटा होता हुआ दिखाई देता है। थर्ड एल्डर, डेप्यूटी हॉल मास्टर और प्रोटैगनिस्ट रोवन सब एक-एक करके बाहर आ रहे हैं और तभी मेरे मन की घबराहट शांत होती है। अगर सिस्टम की चेतावनी ना होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि यहां कितना बड़ा खतरा छिपा था। रुको, सिस्टम की बात करें तो मैंने अचानक गौर किया कि मेरे पिछले क्वेस्ट ऑप्शन का रिवॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। ये कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती? मेरे मन में शक की एक लहर दौड़ जाती है और तभी मुझे अपने कान के पास एक गुदगुदी महसूस होती है, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छू रही हैं। ढूंढ रहे हो मुझे? ये आखिरी बात है जो मैं सुनता हूं और इसके बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं बिना किसी आवाज के बेहोश हो जाता हूं। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को एक अनजान कमरे में पाता हूं। बेड के पर्दों से कुछ ही दूर एक गोल मेज के पास एक महिला अपनी ठुड्डी को एक हाथ पर टिकाए सोच में डूबी बैठी है। मेरा इरादा तो बस एक बार देखने का था, लेकिन अगले ही पल मैं अपनी स्थिति के बारे में सब कुछ भूल जाता हूं और उसे देखता ही रह जाता हूं। एक कोमल चमकता चेहरा, बहते पानी जैसी आंखें, धनुष जैसी भौहें और उसे घेरे हुए जेड ईयरिंग्स की एक जोड़ी। इससे पहले कि मुझे पता चले मैं पूरी तरह उसमें खो जाता हूं। लेकिन ठीक उसी पल मेरे सामने एक सिस्टम क्वेस्ट ऑप्शन आता है जो मुझे वापस होश में ले आता है। ऑप्शन 1 उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते रहने का नाटक करें। रिवॉर्ड 100 डे इनसाइट, जो एक मिस्टिक रैंक मिड ग्रेड मैनुअल है। चुपचाप बिस्तर से उठें और भागने की कोशिश करें। रिवॉर्ड 1000 आर्मी रश, एक मिस्टिक रैंक लो ग्रेड ट्रेजर। ऑप्शन 3 बोलें और पूछें कि वो कौन है। रिवॉर्ड 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। मेरा पहला विचार ऑप्शन 1 चुनने का है, मंत्रमुग्ध होने का नाटक करना जारी रखूं। ऑप्शन के शब्दों से मैं पहले ही अंदाजा लगा सकता हूं कि मैं शायद अनजाने में एक और इल्यूजन टेक्निक में फंस गया हूं। अपनी कमजोरी छुपाने और सुरक्षित रहने के लिए कुछ ना जानने का नाटक करना ही समझदारी भरा कदम लगता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मन बना पाऊं, अचानक एक याद ताजा हो जाती है, पिछले क्वेस्ट ऑप्शन का मेरा अनुभव। इसे देखते हुए ये महिला या जो कोई भी साये से देख रहा है, उसने शायद पहले ही इस बात को पकड़ लिया है कि मैं इल्यूजन से आजाद हो गया हूं। अगर मैं अब भी उसमें होने का नाटक करता हूं तो इससे उसे मुझ पर और शक होगा। मैं ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन में हूं। जैसे ही ये तर्क समझ में आता है, मैं अब और नहीं हिचकिचाता। मैं सीधे ऑप्शन 3 चुनता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड के रूप में आइज में +1 मिला। हां, मैं ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन की प्रोप्राइटर हूं। मैंने किसी को तुम्हें यहां बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन चूंकि तुम तैयार नहीं थे तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने पड़े। वो इतनी बेबाकी से इसे स्वीकार करती है कि मैं एक पल के लिए सन रह जाता हूं। जब मैं इस झटके से उभर ही रहा होता हूं, वो अपनी सीट से उठती है और सीधे बेड की तरफ आती है। मेरा चेहरा खुद ब खुद सतर्क हो जाता है। होश में आते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक इस तरह आगे बढ़ेगी, लेकिन अपनी स्थिति को याद करते हुए मैं जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाता हूं। हालांकि मेरे चेहरे के भावों में आया बदलाव वो पूरी तरह भाग चुकी है। वो वहीं रुक जाती है और उत्सुकता से पूछती है, क्या तुम मुझसे डरते हो?
थोड़ा बहुत जो कुछ पहले हुआ उसके बाद इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बस सिर हिलाता हूँ और आगे कहता हूँ, जैसे ही मैंने ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन के उस प्राइवेट रूम में कदम रखा, मैंने ऐसा संगीत सुना जो दिमाग को मोहित कर सकता था। फिर गोल्डन कोर कल्टीवेटर के बीच लड़ाई शुरू हो गई और आप सब बस खड़े देखते रहे। अब क्योंकि मैंने आपका निमंत्रण ठुकरा दिया, आपने मुझे बेहोश कर दिया और यहाँ ले आए। कोई भी समझदार इंसान कम से कम थोड़ी चिंता तो महसूस करेगा ही। उसकी पहचान का सीधा नाम लिए बिना मैं अपनी हर उस शंका को एक-एक करके सामने रखता हूँ जो मैंने गौर की थी। उसकी तरफ से वो मेरी पूरी बातों को बड़े चाव से सुनती है और फिर खिलखिला के मुस्कुरा देती है। खैर, लगता है कि हमारी सोच काफी हद तक मिलती जुलती है। फिर मैं इस सेंटेंस के सोचने के तरीके को ठीक से समझ नहीं पाता, लेकिन जल्द ही वो अपनी उंगलियों पर बातें गिनाने लगती है। देखो, एज़्योर सनसेट का ये तथाकथित बिगड़ा हुआ शहजादा असल में कितनी स्पष्टता से सोचता है। ऊपर से तुम सिर्फ स्पीक की रिफाइनमेंट पर हो, फिर भी तुमने पल भर में एक इल्यूजन टेक्निक को तोड़ दिया और तुम इतने सतर्क थे कि तुमने खुद ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन की प्रोप्राइटर के निमंत्रण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये सुनकर मैं मन ही मन घबरा जाता हूँ। वे दोनों बातें असल में सिस्टम के क्वेस्ट ऑप्शंस के चुनाव थे। अपने साथी चेलों को गहराइयों में गिरने से पहले जगाने का रिवॉर्ड 100 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिस्टिक रैंक लो ग्रेड था, और कोई बहाना बनाकर अटेंडेंस से पीछा छुड़ाने का रिवॉर्ड टेनर चार्ज मिस्टिक रैंक लो ग्रेड मैनुअल था। मैंने उस समय उन विकल्पों को बहुत गंभीरता से सुना था। किसने सोचा होगा कि ये सब यहाँ तक पहुंच जाएगा? अगर मैंने तुरंत इल्यूजन तोड़ने की वो संदिग्ध क्षमता ना दिखाई होती तो शायद बाद में वो निमंत्रण ना मिलता, और अगर उसने मुझे बुलाया होता और मैंने मना न किया होता तो शायद मैं यहाँ बेहोश होकर ना आता। इनमें से हर पल मेरे द्वारा चुने गए विकल्पों से जुड़ी एक कड़ी है जो सिस्टम के क्वेस्ट ऑप्शंस के बारे में एक बात पूरी तरह साफ कर देती है। साधारण एट्रीब्यूट पॉइंट वाला रिवॉर्ड वाकई में सबसे सरल और सुरक्षित रास्ता है। मुझे फिर से खामोश देखकर वेस्पर केन अपनी एक भौं थोड़ी ऊपर उठाती है। उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान है। फिर वो अपनी इनर वर्ल्ड से कुछ फाउंडेशन पिल्स निकालती है जो स्पिरिट एनर्जी से चमक रही हैं और उन्हें आगे बढ़ाती है। तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, है ना? अगर हो तो इन पिल्स को मेरी माफी समझो। कितना अचानक बदलाव है। एक पल के लिए मैं समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। एक सेकंड पहले वो मेरे व्यवहार के पीछे के राजों को खोल रही थी और अगले ही पल वो अचानक इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, और ऊपर से माफी भी मांग रही है। क्या कोई डेमोनिक सेंटेंस वाकई में लोगों के नाराज होने की परवाह करती है? दिमाग अभी भी सवालों से भरा है। तभी 3 क्वेस्ट ऑप्शन सामने आते हैं। ऑप्शन 1, ना स्वीकार करें और ना ही मना करें। रिवॉर्ड इंक स्काई, एक मिस्टिक रैंक मिड ग्रेड ट्रेजर। कहें कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों साफ-साफ बात करें और पूछें कि वो असल में क्या चाहती है। एक मिस्टिक रैंक मिड ग्रेड मैनुअल, हाथ बढ़ाएं और फाउंडेशन पिल्स स्वीकार करें। 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। अगर मैं अपने फैसले से चलूं तो ऑप्शन 1 की खामोशी और ऑप्शन 2 की ईमानदारी वाली बात दोनों ही ऑप्शन 3 से ज्यादा समझदारी भरी होती है। आखिर बिना किसी वजह के अचानक माफी और ऊपर से फाउंडेशन पिल्स का डिब्बा, इनमें से कुछ भी सामान्य नहीं लगता, लेकिन पहले वाले तर्क के हिसाब से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही घटनाओं की एक और कड़ी शुरू कर देंगे। ऑप्शन 3 ही इसे संभालने का सबसे सरल तरीका है। मैं इसके बारे में थोड़ा और ध्यान से सोचना चाहता हूं, लेकिन मुझे अचानक एहसास होता है कि मैं शायद ज्यादा देर नहीं कर सकता, वरना सिस्टम मेरी हिचकिचाहट को ऑप्शन 1 मान लेगा। खैर, मैं ऑप्शन 3 चुनता हूं। खुद को मजबूत करते हुए मैं हाथ बढ़ाता हूं और फाउंडेशन पिल्स का डिब्बा मेरी हथेली पर रख दिया जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड के तौर पर बॉडी में +1 मिला। ये देखकर वेस्पर के होंठ थोड़े मुड़ते हैं। तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ब्रेकथ्रू के काफी करीब हो, है ना? क्या अभी ब्रेकथ्रू करना चाहोगी? जब तक तुम ऐसा करोगी मैं बिना किसी शुल्क के तुम्हारी सुरक्षा कर सकती हूं। वो फिर शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि ये डेमोनिक सेंटेस यहाँ मुझ पर इनामों की बारिश करने आई है। मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूं। रुको, क्या विलेन और सेंटेस एक दूसरे के लिए ही बने हैं? लेकिन इतनी खूबसूरत महिला, यहाँ तक कि डेमोनिक सेक्सी भी किसी विलेन पर इस तरह की मेहरबानी दिखाने के लिए अपना रास्ता नहीं बदलती। जैसे ही मेरे विचार उलझने लगते हैं, फिर से एक नया क्वेस्ट ऑप्शन सामने आता है। ऑप्शन 1, अभी बैठ जाएं और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ब्रेकथ्रू की कोशिश करें। रिवॉर्ड 9 स्टार कन्वर्जेंस, जो एक अर्थ रैंक लो ग्रेड सोर्स मैनुअल है। उससे सीधे पूछें कि मुझे कब जाने दिया जाएगा। अपनी इनर वर्ल्ड से 100 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकालें और उसे दे दें और कहें कि मैं बस इन पिल्स की कीमत चुका रहा हूं। रिवॉर्ड 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। ये किस तरह का चुनाव है? बस ब्रेकथ्रू के लिए बैठने पर अर्थ रैंक लो ग्रेड रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं उसे बिल्कुल नहीं चुनने वाला। आखिर मैंने उसकी दी हुई फाउंडेशन पिल्स स्वीकार की है। मैं ये समझने में और भी उलझता जा रहा हूं कि ये डेमोनिक सेंटेस असल में क्या सोच रही है, लेकिन कम से कम मुझे पता है कि क्या करना है। मैं अपने शरीर में स्पिरिट एनर्जी को घुमाता हूं, अपनी इनर वर्ल्ड से पहले कमाए हुए 100 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकालता हूं और कहता हूं, उन फाउंडेशन पिल्स के लिए शुक्रिया। ये स्पिरिट स्टोन्स उनकी कीमत से कहीं ज्यादा होने चाहिए। उसके लाल होंठ थोड़े खुल जाते हैं। वेस्पर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई अचानक उन पिल्स के पैसे देने का फैसला कर लेगा जो उसने अभी दी थी, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है, स्पिरिट स्टोन्स लेती है और मेरे सामने ही उन्हें गिनते हुए उत्सुकता भरे लहजे में पूछती है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि मेरे दिमाग में एक नया क्वेस्ट ऑप्शन आता है। कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे सब रखने दें। रिवॉर्ड स्टार शैकिंग फेस, एक मिस्टिक रैंक लो ग्रेड टेक्निक। उससे कहें कि वो बाकी पैसे वापस कर दे। रिवॉर्ड वाटर पाइथन स्केल, एक येलो रैंक मिड ग्रेड रिफाइंड मटेरियल। ऑप्शन 3, पूछें कि क्या बचे हुए स्पिरिट स्टोन्स मेरी आजादी खरीद सकते हैं ताकि मैं जा सकूं। रिवॉर्ड 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। 5 मिनट पहले जब मैंने अपनी आजादी खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा था तो वेस्पर की आंखें चमक रही थी और वो तुरंत मान गई थी। अब वो कमरे में अकेली है, अपने हाथ में उन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को घुमा रही है और हिसाब लगाते हुए खुद से फुसफुसा रही है। एक टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन मतलब 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन की कीमत 10 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बराबर है। एक मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन मतलब 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और एक फाउंडेशन पिल की कीमत है पूरे 50,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। मैंने उसे कुल 4 पिल्स दी थी, जिसका मतलब है कि उसकी जान की कीमत इस वक्त 80 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, यानी पूरे 8 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। तो आखिर में गोल्डन कोर कल्टीवेटर की जिंदगी की बस इतनी ही औकात रह जाती है। वो उन स्पिरिट स्टोन्स को अपनी इनर वर्ल्ड में संभाल कर रख लेती है और कमरे से बाहर निकलने के लिए खड़ी होती है। कुछ ही देर बाद बाहर से एक दूसरी अटेंडेंट अंदर आती है। ऐसा लगता है कि ये कमरा असल में उसी का है। जब वो बिस्तर की चादरों को बिखरा हुआ देखती है तो उसे चिढ़ होने के बजाय खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ एज़्योर सनसेट का वो बेहद हैंडसम कल्टीवेटर लड़का सोया था। वो खुद को रोक नहीं पाती और करीब जाकर तकिए को अपने गालों से लगा लेती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। नॉक नॉक। किसी वजह से वेस्पर वापस दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। हड़बड़ाकर वो अटेंडेंट तकिए को नीचे रखती है और हकलाते हुए सफाई देने लगती है, लेकिन सिंटेस्ट इन छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वेस्पर उसे बस एक आखिरी हिदायत देकर वहां से चली जाती है। आज के बाद इस कमरे को खाली रखना, यहाँ सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए जैसा अभी है। इसके बाद वो हल्के और बेफिक्र कदमों से आगे बढ़ जाती है। उधर मैं मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकलने के बाद वापसी के पूरे रास्ते अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। इतनी अजीब और घुमावदार बातों के बाद उसने सच में मुझे इतनी आसानी से जाने दिया। हाँ, इसके लिए मुझे 100 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत चुकानी पड़ी। ये कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन आखिर वो हेवन रिसीविंग सेक्स की सेंटेस है। अब सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मुझे उस बेरहम हेवन रिसीविंग सेक्स से काम करने के तरीके के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। मेरी याददाश्त के हिसाब से ये बहुत ही गहरा और रहस्यमयी सेक्स है, जिसके बारे में बाहर के लोग खुलकर बात करने से भी कतराते हैं। अगर तुलना के लिए अपने एज़्योर सनसेट को ही देखूं तो हमारे पास 1000 से ज्यादा डिसाइपल्स हैं और बैक माउंटेन्स में छुपे हुए ग्रेट परफेक्शन स्टेज के एंसेस्टर भी हैं। कई पीक लॉर्ड्स हैं जो ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच चुके हैं और 20 से ज्यादा एल्डर्स, स्टुअर्ड्स
लवर्स और गेस्ट कल्टिवेटर्स हैं जो डाउ यूनियन स्टेज पर हैं। साथ ही 3000 वी के इलाके में हमारी 3 आउटर ब्रांच सेक्स भी फैली हुई हैं और फिर भी हेवन रिसीविंग सेक्स के सामने हमारी हैसियत बस एक हाथ के झटके जितनी ही मानी जाती है। आंट मीरा ने एक बार मुझे खासतौर पर चेतावनी दी थी कि हेवन रिसीविंग सेक्स के लोगों से हमेशा सावधान रहना। इसी बात से मुझे याद आया कि मेरे कमरे में आंट मिलर की छोड़ी हुई कई किताबें अभी भी मौजूद हैं और मुझे याद है कि उनमें से एक में हेवन रिसीविंग सेक्स का काफी विस्तार से जिक्र था। जैसे ही मैं ये सोचता हूँ मैं खुद को अज़्योर सनसेट के सोरिंग क्लाउड पीक पर अपनी उसी लकड़ी की केबिन में पाता हूँ। अपनी धुंधली यादों के सहारे मैं कोने में रखी उस पुरानी बुक शेल्फ को खोलता हूँ जिसे बरसों से किसी ने छुआ नहीं था और जिस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। हेवन रिसीविंग सेक्स के बारे में वो किताब बिल्कुल बीच में रखी है। हेवन रिसीविंग सेक्स यहाँ आम तर्क या नियमों की कोई जगह नहीं है। यहाँ का कानून आसमान की मर्जी है। ध्यान रहे उनके असली इरादों को पढ़ पाना नामुमकिन है। इसलिए जब भी हेवन रिसीविंग सेक्स के किसी इंसान से मिलो तो उनकी ज़ाहिरी दयालुता को देखकर अपनी चौकसी कम मत करना। कभी कभी वे बिना किसी वजह के भी धोखा दे सकते हैं। नीचे लिखी ये बोल्ड लाइन पक्का आंट मिलर के अपने हाथों से लिखी हुई टिप्पणी है। उनकी लिखावट बेहद शालीन और बेपरवाह है। जहाँ तक मुझे याद है ये पहली बार है जब मैंने उनकी असली हैंडराइटिंग देखी है। ये सब पढ़ने के बाद अब मुझे इस डेमोनिक सेक्स की एक साफ तस्वीर दिखने लगी है और अब मुझे समझ आ रहा है कि उस हेवन रिसीविंग सेक्स की सेंसेस के मिजाज इतने अनिश्चित क्यों हैं। वो दिखने में भले ही बला की खूबसूरत हो लेकिन वो कांटों से भरे गुलाब जैसी है। एक बार छुआ नहीं कि खून निकलना तय है। बेहतर यही होगा कि मैं उससे दूरी बनाए रखूं। मैं खुद को इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं डाल सकता कि उसे मुझसे कोई दिलचस्पी है या वो मुझे पसंद करती है, वरना मेरा अंजाम भी हेवन रिसीविंग सेक्स की किसी किताब में एक चेतावनी भरा उदाहरण बनकर रह जाएगा। और एक विलन होने के नाते मेरे साथ तो और भी बुरा बर्ताव होने की गुंजाइश है। हेवन रिसीविंग सेक्स में 2 स्टेजेस होते हैं। सेक्स मास्टर को ग्रेट स्टेज कहा जाता है और सेंसेस को लेसर स्टेज। मैं आखिरी हिस्से को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और हर शब्द को तोड़ता हूं। अगर मैंने इसे बिना किसी संदर्भ के पढ़ा होता तो शायद मैं इस पर थोड़ा हंस देता, लेकिन अब मैं इसके एक-एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लेता हूं। फिर एक लंबी सांस छोड़कर उन तमाम घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करता हूं जो पहाड़ से नीचे उतरने के बाद मेरे साथ हुई हैं। रास्ते में मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ छुपे हुए फायदे भी मिले। जैसा कि मुझे पहले से शक था, क्वेस्ट ऑप्शन के इनाम की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वो काम कितना मुश्किल है। लेकिन अक्सर मैं अभी भी इनाम के शब्दों को देखकर ही फैसला करता हूं। अब मैं लगभग यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्लेन एट्रीब्यूट पॉइंट का इनाम उस विकल्प के साथ होता है जो सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता हो। जहां तक ऊंचे दर्जे के इनामों की बात है, हेवन, अर्थ, मिस्टिक्स, येलो, तो मेरी मौजूदा स्थिति के हिसाब से हेवन रैंक या अर्थ रैंक हासिल करने की उम्मीद 1 लाख में से एक ही होगी। रही बात मिस्टिक रैंक की, तो मैं सिस्टम से ऐसे कई इनाम ले चुका हूं, लेकिन हर बार वो अपने साथ मुसीबतों की एक लंबी जंजीर लेकर आए और हर बार उन मुसीबतों का सीधा ताल्लुक उस प्रोटैगनिस्ट रोहन से ही निकलता है। यहां तक कि उस डेमोनिक सेंसेस को अगर किनारे रख भी दें तो रोहन भी उस ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन में ही मौजूद था। अगर उसे भी पकड़ लिया जाता और बेवकूफ बनाया जाता तो वो धीरे-धीरे बर्बादी की गहराई में गिरता चला जाता। और कहानियों के पुराने ढर्रे के हिसाब से इसका नतीजा ये होता कि पूरा एज़ोर सनसेट किसी बड़े संकट में फंस जाता। फिर रोहन एक प्रोटैगनिस्ट की तरह उस संकट से लड़ने के लिए खड़ा होता और ठीक उसी वक्त मुझे अपने तयशुदा महान विलन का रोल निभाना पड़ता। उसकी तलवार की धार तेज करने वाला पत्थर बनना पड़ता और सीधा उसी अंजाम की तरफ बढ़ना पड़ता जिसकी चेतावनी सिस्टम ने मुझे शुरुआत में दी थी, यानी तबाही, रास्ते से मिट जाना और पूरी दुनिया की नफरत झेलते हुए एक खौफनाक अंत। अभी के लिए ये सब सिर्फ मेरा अंदाजा है। फिर भी सुरक्षित रहने के लिए जब तक कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए जिसे टाला ना जा सके, मैं आपसे सबसे निचले दर्जे का इनाम ही चुनूंगा। इसके अलावा जब मेरे और प्रोटैगनिस्ट के बीच कल्टिवेशन का फासला बहुत बढ़ जाएगा और उसे कोई बड़ा मौका मिलेगा, तब क्या मुझ जैसे विलन को भी बैठे बिठाए उसका कुछ फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। डोंग 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 बादलों के बीच सुबह की घंटी गूंज उठती है जो मेरे कानों में प्रतिध्वनित हो रही है। मैं अपने भारी सिर को थपथपाता हूँ, आधी खुली आंखों से बिस्तर के पास अपने कपड़े ढूंढने लगता हूँ। अभी भी पूरी तरह नींद से जागा नहीं। आखिर कल रात मुझे आधे घंटे से भी कम की नींद मिली है। मेरा इरादा तो जल्दी सो जाने का था, लेकिन इसे पता था कि जैसे ही मैं लेटूंगा मेरे दिमाग में अचानक 3 क्वेस्ट ऑप्शन उभर आएंगे। ऑप्शन 1, बाहर टहलने जाओ, येलो रैंक टेक्निक, अर्थ रैंक लो ग्रेड। ऑप्शन 2, लेटे रहो और सो जाओ, रिवॉल्व द माउंटेन सेज हैमर, येलो रैंक मिड ग्रेड ट्रेजर। अपनी इनर वर्ल्ड से फाउंडेशन टिल्स निकालो और सफलतापूर्वक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के स्टेज को पार करो, रिवॉल्व 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। आखिर बाहर ऐसा कौन सा खतरा मंडरा रहा है कि सिर्फ टहलने जाने भर से अर्थ रैंक लो ग्रेड का इनाम मिल रहा है? मेरे मन में कई सवाल हैं। फिर भी मैंने कुछ ही देर पहले जो रणनीति बनाई थी मैं उसी पर कायम रहता हूं। बिना किसी उलझन के मैं उस डेमोनिक सेंटर से खरीदी हुई फाउंडेशन टिल्स लेता हूं और अपना ब्रेकथ्रू शुरू कर देता हूं। हालांकि मैं पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की दहलीज पर था, फिर भी ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। इसमें काफी वक्त लगा और यही वजह है कि मैं सिर्फ आधे घंटे ही सो सका। जैसे जैसे मेरा दिमाग साफ होता है मैं जल्दी से तैयार होता हूं और एज़ोर सनसेट की 12 मुख्य चोटियों में से एक ओरिजिन पीक की तरफ निकल जाता हूं, जहां सेक्स का मेन हॉल और कल्टिवेशन ग्राउंड्स मौजूद हैं। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो करीब 1000 डिसाइपल्स पहले से ही जमा होकर आपस में फुसफुसा रहे होते हैं अपने पुराने अंदाज में। मैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता, मैं बस आगे बढ़ता जाता हूं और आम डिसाइपल्स मुझे देखते ही खामोश हो जाते हैं और बिना एक शब्द कहे मेरे लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इस तरह मैं आराम से चलते हुए व्यूइंग प्लेटफॉर्म से 3 कतार पीछे अपनी जगह पर पहुंच जाता हूं। जैसे ही मैं वहां रुकता हूं मेरे पास एक चापलूसी भरी आवाज आती है, रैन, तुम्हारे पास हमेशा हम सबसे ज्यादा खबरें होती हैं। क्या तुम्हें पता है कि असल में चल क्या रहा है? मैं मुड़कर बोलने वाले को देखता हूं। सच कहूं तो वो थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है। ना तो उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड है और ना ही कल्टीवेशन में कोई खास टैलेंट। फिर भी वो कई रईस कल्टीवेटर बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुक रखने और एल्डर्स की नजरों में बने रहने में कामयाब रहा है। इसी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है। अक्सर वो एनफोर्समेंट हॉल के एक दूसरे एल्डर के बेटे के साथ चिपका रहता है। इससे पहले मेरी उससे मुश्किल से 1-2 बातें हुई होंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अब मेरे पास क्यों आया है। हमारे बीच खड़े कुछ लोगों के पार देखते हुए मैं पहले कोल्ट मैरन पर नजर डालता हूं, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। इसलिए मैं अपना सिर हिलाता हूं और एक रूखे लहजे में जवाब देता हूं, मैं खुद अभी यहाँ आया हूं। जो भी बात है एल्डर्स जल्द ही साफ कर देंगे। कोई साफ जवाब न मिलने पर डेल विटमोर ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ाता। उसे मेरे लहजे से अंदाजा हो जाता है कि मुझे दिलचस्पी नहीं है। इसलिए जब वो ब्रॉक और दूसरों को करीब आके देखता है तो वो बिना कुछ कहे तुरंत हटकर जगह बना देता है। ब्रॉक कुदरती तौर पर उसी जगह आ जाता है जिसे डेल ने अभी खाली किया था। खड़ा होते ही वो अपनी आवाज धीमी कर लेता है, रैन, क्या तुमने सुना? कल देर रात पवेलियन के डेप्यूटी हॉल की थर्ड एल्डर और बाकी लोगों के साथ चलकर हाथापाई की नौबत आ गई थी। ये सुनकर मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद मैंने गलत सुना है। वो दोनों ही सेक्स से बेहद सम्मानित ग्रेट प्रोफेशनल कल्टिवेटर्स हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उनके बीच लड़ने की नौबत आ गई? तभी ब्रॉक अपनी आवाज और धीमी करके आगे कहता है, आजकल वो रोवन नाम का लड़का जो कल ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन के हंगामे में बेहोश हो गया था, उसने फिर क्लाउड ग्रेट क्वालिटी की एक थर्ड ग्रेट बनाई है। तुमने इसके बारे में जरूर सुना होगा, है ना? घूम फिरकर बात फिर से उसी प्रोटैगनिस्ट पर आ जाती है। थोड़ा मायूस होकर मैं अपना सिर हिलाता हूं और बात छुपाने की कोशिश नहीं करता। ब्रॉक के चेहरे पर नफरत साफ दिखती है। उसके बाद डेप्यूटी के पीछे भागेंगे तो आधे साल बाद होने वाले इंटरसेक्ट टूर्नामेंट का क्या होगा? मेरे चाचा जो 5th एल्डर हैं उन्होंने कई बार ये बात उठाई है। कल 3rd एल्डर की मुलाकात डेप्यूटी हॉलमैन से हुई और पक्का उनके बीच इसी बात पर बहस हुई होगी। इसीलिए बात लड़ाई तक पहुंच गई। अगर ब्रॉक ने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं वाकई भूल गया होता कि 3 महीने में इंटरनल सेक्स टूर्नामेंट होने वाला है और उसके टॉप 10 खिलाड़ी ही इंटरसेक्ट टूर्नामेंट में हमारे सेक्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस हिसाब से उन दोनों के बीच टकराव की एक ठोस वजह तो है। इसी बीच सामने व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड एल्डर को छोड़कर जो अभी एकांत साधना में है, सेक्स के सभी एल्डर्स इकट्ठा हो चुके हैं। वही 3rd एल्डर जिनका ब्रॉक ने जिक्र किया था अब प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैदान में मौजूद हजारों की भीड़ पर नजर डालते हैं और फिर स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उनकी आवाज गूंजती है। उनके शब्द हर किसी को साफ सुनाई देते हैं। आज से अगले 3 महीनों के लिए
कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के आधार पर टॉप 20 आउटर डिसाइपल्स को सीधे इनर डिसाइपल बनाया जाएगा। उन्हें 1000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और उनकी पसंद की एक हाई ग्रेड येलो रैंक टेक्निक इनाम दी जाएगी। सभी इनर डिसाइपल्स को अपनी टीमें बनानी होंगी और ट्रेनिंग एक्सपीडिशन पर जाना होगा, जहां हर टीम के साथ एक ओवरसीयर होगा जो उनके प्रदर्शन का हिसाब रखेगा। 3 ग्रेड ए इवैल्यूएशन हासिल करने पर स्क्रिप्चर हॉल या स्पिरिट ट्रेजर हॉल की सेकंड फ्लोर का एक्सेस मिलेगा, जहां से कोई भी रिवॉर्ड चुना जा सकता है। लेकिन बार-बार ग्रेड सी माइनस लाने का मतलब है डिमोशन होकर फिर से आउटर डिसाइपल बनना। इसी पर मेरे सामने 3 क्वेस्ट ऑप्शंस समझ लगते हैं। ऑप्शन 1 आगे बढ़ो और अपनी आवाज उठाओ, रिवॉर्ड है पर्पल सन स्क्रिप्चर जो एक हाई ग्रेड मिस्टिक रैंक टेक्निक है। ऑप्शन 2 वहीं खड़े रहो जहां तुम हो, रिवॉर्ड है शैडो विंड क्लॉ एक लो ग्रेड मिस्टिक रैंक आर्टिफैक्ट। ऑप्शन 3 बिना किसी की नजर में आए खामोशी से स्क्वायर के किसी कोने में पीछे हट जाओ, रिवॉर्ड है 1 रैंडल एट्रीब्यूट पॉइंट। ट्रेनिंग स्क्वायर के बाईं तरफ चौथी रो में खड़ी आइरिस जो बड़ी सावधानी से सोच रही थी कि उसे किस टीम में शामिल होना चाहिए, उसकी नजर अचानक मुझ पर पड़ती है। मैं पीछे हटा था और उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। वो मुझे तब तक देखती रही जब तक मैं पीछे हटकर स्क्वायर के कोने में नहीं रुक गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? एक पल के लिए आइरिस का दिमाग उस रात के बाद से मेरे अजीब बर्ताव की तरफ चला जाता है और वो सोचने लगती है कि क्या इस सबका उससे कोई लेना देना है। उसे याद आता है जब उसने एक बार मेरा पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस याद में ज्यादा नहीं रुकती। जैसे ही उसे ड्रंकन ब्लॉसम पवेलियन में सबको जाते हुए देखने की बात याद आती है, वो वापस होश में आती है और उसकी नजरें मेरी आंखों से टकरा जाती हैं। वो तुरंत ऐसे दिखावा करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपना सिर घुमा लेती है। मेरा एट्रीब्यूट पॉइंट मैं मन ही मन करा था। मैं बड़ी सावधानी से उस कोने में गया था, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिला। ऑप्शन 3 की एक शर्त थी, बिना किसी की नजर में आए खामोशी से पीछे हटना, रिवॉर्ड 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। वो शर्त बिना किसी की नजर में आए, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे नजरअंदाज किया था। हर कोई थर्ड एल्डर के अनाउंसमेंट में खोया हुआ था। यहाँ तक कि मैंने अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। बॉडी एट्रीब्यूट्स, मॉडल ग्रेड टियर 2 एबिलिटी, फ्लोइंग लाइक अ ड्रैगन का सहारा लेकर मैं भीड़ के बीच से बिना किसी आवाज के निकल गया था। यहाँ तक कि मेरे बगल में खड़े ब्लॉक को भी कुछ पता नहीं चला। तो फिर किसने सोचा था कि मैं आइरिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा? कायदे से तो उसे थर्ड एल्डर की बातों पर ध्यान देना चाहिए था ना। वो पीछे मुड़कर मुझे क्यों देख रही थी? और जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आता है, अचानक एक भारी और दमदार आवाज पूरे स्क्वायर में गूंजती है। मुझे एतराज है। उस एक लाइन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब हैरान थे कि कोई एल्डर्स के फैसले के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जरूर इसका दिमाग खराब हो गया है। ये बात ज्यादातर डिसाइपल्स मन में ही सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिल पवेलियन के डेप्यूटी हॉल मास्टर्स हॉल और उसी हॉल के एल्डर ब्रैंगल सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तुरंत सब समझ गए कि ये विरोध डेप्यूटी हॉल मास्टर की तरफ से आया था। थल अपनी नजरें हजारों की भीड़ पर घुमाते हुए कहते हैं, हाल ही में पिल पवेलियन में स्टाफ की कमी हो गई है। हमारा पिल रिजर्व मुश्किल से रोज की जरूरतों को पूरा कर पा रहा है। अगर आउटर डिसाइपल्स कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए मिशन लेते रहे और इनर डिसाइपल्स एक्सपीडिशन पर चले गए, तो पिल्स की इस भारी डिमांड को कौन पूरा करेगा? और इसके ऊपर 10 साल में एक बार होने वाला एल्केमी कन्वेंशन अब सिर्फ 8 महीने दूर है। पिल पवेलियन को तैयारी जल्दी शुरू करनी होगी और हमारे पास ऑन डिमांड ऑर्डर्स पूरे करने का वक्त नहीं होगा। आखिर कन्वेंशन के रिवॉर्ड्स मामूली नहीं है। यहाँ तक कि डिसाइपल डिवीजन के टॉप 5 को एक मिड ग्रेड एम्परर रैंक कल्टीवेशन मेथड मिलेगा। उस आखिरी बात पर भीड़ में सुगबुगाहट होने लगती है। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक एम्परर रैंक कल्टीवेशन मेथड, ऐसी टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि ये किसी कल्टीवेटर की एप्टीट्यूड को साफ तौर पर बढ़ा सकती है। माथे पर हल्की शिकन लिए थर्ड एल्डर भीड़ का रिएक्शन देखते हैं और तुरंत हाल को एक वॉइस ट्रांसलेशन भेजते हैं। पुराने दोस्त, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कल जब तुमने ये बात छेड़ी थी तब मैंने साफ मना कर दिया था। फिर भी आज तुमने पूरे सेक्ट के सामने इसका ऐलान कर दिया। क्या तुमने सोचा भी कि पिल पवेलियन को कैसा महसूस होगा? सेक्ट टूर्नामेंट फेल होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सालों में एक बार होने वाले एल्केमी कन्वेंशन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये दो ग्रेट परफेक्शन कल्टीवेटर्स आपस में बहस करने लगते हैं। इसी बीच पिल पवेलियन के एल्डर ब्रैंगल ट्रेनिंग स्क्वायर को ऐसे स्कैन करते हैं जैसे किसी खास इंसान को ढूंढ रहे हैं। ये देखकर मेरी घबराहट बढ़ जाती है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सिस्टम ने मुझे वो ऑप्शंस क्यों दिए थे। क्यों सबसे आसान और सीधा रास्ता चुपचाप पीछे हट जाना था। ये उस पुराने क्वेस्ट ऑप्शन का एक और जाल है जिसे मैंने पहले पूरा किया था। ऑप्शन 2 कर्मा पॉइंट 1, क्योंकि पिल पवेलियन में स्टाफ कम है, इसलिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए किसी और की जरूरत है। रिवॉर्ड कंपेंडियम ऑफ 100 अर्ब्स जो एक मिड ग्रेड मिस्टिक रैंक टेक्स्ट है। कुछ दिन पहले जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय मेरी तरफ एल्डर ब्रैंगल का ध्यान जरूर गया होगा। हालांकि आखिर में उन्हें जाना पड़ा क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने पिल क्लाउड ग्रेड पिल बना ली थी और वो जल्दी निकल गए थे। अब लग रहा है कि वो किसी ऐसे काबिल इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आगे आए और पिल पवेलियन की तरफ से कुछ शक रहे। और सच कहूं तो मैं ही उनकी पहली पसंद होता। प्लेटफॉर्म पर खड़े एल्डर ब्रैंगल भीड़ को देखना बंद करते हैं। उनके चेहरे पर उलझन साफ है। उस दिन जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय उन्होंने कुछ गौर किया था जिसे सब एक बिगड़ा हुआ एलीट डिसाइपल समझते थे। उस रेन एशवर्थ की जड़ी बूटियों पर पकड़ कमाल की है। ये आमतौर पर असली एल्केमिकल टैलेंट की निशानी होती है। इसके अलावा मैं सच में एल्केमी में दिलचस्पी रखता हूं, वरना मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जैसा छोटा काम क्यों करता? इसीलिए उन्होंने सोचा था कि इस मौके पर मुझे चमकने का मौका देंगे और पिल पवेलियन में खींच लेंगे, लेकिन मैं कहीं नहीं मिल रहा। ज्यादा छानबीन किए बिना एल्डर ब्रैंगल एक दूसरे होनहार युवा एल्केमिस्ट की तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं, पर्सी तुम बताओ, थर्ड एल्डर और डेप्यूटी हॉल मास्टर में से किसकी बात ज्यादा सही है? इस तरह अचानक बुलाए जाने पर इनर डिसाइपल पर्सी एक पल के लिए सन रह जाता है और उसे महसूस होता है कि थर्ड एल्डर उसे घूर रहे हैं। भले ही एल्डर ब्रैंगल का लहजा उसे सुरक्षा का एहसास दिला रहा था, लेकिन वो इस मामले में अपनी गर्दन फंसाने की हिम्मत कैसे करता? पर अब जब पिल पवेलियन के एल्डर ने उसे चुन लिया है तो वो अनसुना भी नहीं कर सकता। बहुत सोच विचार करने के बाद वो आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाता है। इस डिसाइपल का मानना है कि थर्ड एल्डर और डेप्यूटी हॉल मास्टर दोनों की बातें सही हैं। इंटरसेक्ट टूर्नामेंट हमारी सेक्स की ताकत का प्रदर्शन है। इससे तय होगा कि आगे चलकर रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होगा और हर कल्टीवेटर के लिए पिल्स की अहमियत तो जग जाहिर है। उसी तरह एल्केमी कन्वेंशन भी एल्केमिस्ट के लिए ज्ञान बांटने का एक बड़ा जरिया है। पर्सी की सफाई लंबी खिंचती जा रही है। ठीक है पर्सी, इतना काफी है, तुम पीछे जा सकते हो। एक पल के लिए स्क्वायर में भारी खामोशी छा जाती है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रुकती। पास से ही एक पतली और थोड़ी लड़खड़ाती आवाज आती है, एल्डर्स मुझे कुछ कहना है। सब एक साथ उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं। वहां पतले सफेद कपड़ों में एक लड़का खड़ा है जिसका चेहरा अब भी पीला है। ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने कुछ समय पहले पिल क्लाउड ग्रेड पिल बनाई थी। रोवन कहता है, इस डिसाइपल का मानना है कि थर्ड एल्डर और डेप्यूटी हॉल मास्टर दोनों की बातें जायज हैं। इंटरसेक्ट टूर्नामेंट हमारे सेक्स की कुल ताकत का प्रदर्शन है। उसकी शुरुआती लाइनें लगभग वही थी जो पर्सी ने कही थी। स्क्वायर के दूर दराज कोने में खड़ा मैं पहले ही समझ जाता हूं कि टूर्नामेंट और एल्केमी कन्वेंशन का ये झगड़ा अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब प्रोटैगनिस्ट बोल रहा है। जैसे ही मैं पास के एक पत्थर के खंभे का सहारा लेकर खड़ा होता हूं, एक साफ और जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम असल में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं तुरंत सीधा खड़ा होता हूं और पीछे मुड़ता हूं और वहां वो खड़ी है, हेवन डिसीविंग सेक्स साइंटिस्ट, जो बिना किसी कोशिश के भी बेहद खूबसूरत लग रही है। जब मैं यहां आया था तब यहां कोई नहीं था। आखिर ये ट्वेल यहां कैसे आ गई? मेरा शांत दिमाग अचानक चकराने लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर को थोड़ा तुच्छ कर लेता हूं ताकि उसे दूसरों की नजरों से छुपा सकूं। भले ही ये बेकार की कोशिश थी, फिर भी मैंने इसे अपनी आदत के चलते किया। पलकें झपकाते हुए सेंटेक्स मेरी हर हरकत को देख रही है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है। वो कहती है, लगता है तुम्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि तुम्हारे सेक्स एल्डर मुझे देख ना ले। ये सुनकर मेरा मन करता है कि मैं कह दूं कि अगर इससे वो पकड़ी जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हालात को देखते हुए अगर मैंने अचानक चिल्लाकर कह दिया कि हेवन डिसीविंग सेक्स साइंटिस्ट यहां है, इसे मत जाने दो, तो 99% चांस है कि मुसीबत में मैं ही फंसूंगा। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए मैं बात बदल देता हूं। मैं पूछता हूं, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें देखने आई हूं।
ऐसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मैं मन ही मन आह भरता हूँ और तभी मेरे दिमाग में 3 क्वेस्ट ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन 1, यहीं खड़े होकर सेंटेंस के साथ बातों में उलझे रहो, रिवॉर्ड विंड एंड क्लाउड स्टेप, जो एक लो ग्रेड एम्परर रैंक मूवमेंट टेक्निक है। ऑप्शन 2, उसे यहाँ से भेजने का कोई रास्ता निकालो, रिवॉर्ड स्पिरिट मैरो एलिक्सर लो ग्रेड एम्परर रैंक। ऑप्शन 3, खुद उसे थोड़ी दूर घुमाने की पेशकश करो, रिवॉर्ड 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। 2 लो ग्रेड एम्परर रैंक रिवॉर्ड्स, ये देखकर मेरी घबराहट बढ़ जाती है। इन क्वेस्ट ऑप्शन से काम करने के तरीके से मैं इतना तो समझ गया हूँ कि ये चुड़ैल कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए मैं हार मानकर कहता हूँ, अच्छा जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्या मेरे साथ थोड़ी दूर चलना चाहोगी? सेंटेंस पहले ही जाने का मन बना चुकी थी, लेकिन ये सुनकर वो एक पल के लिए रुकती है, हैरान होती है और फिर एक प्यारी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। जरूर, क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड 1 एट्रीब्यूट पॉइंट। और इस तरह एक ऐसे कोने में जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, मैं उस खतरे को अपने साथ लेकर चल पड़ता हूँ। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीतने के बाद जैसा मैंने सोचा था, टूर्नामेंट और एल्केमी कन्वेंशन का मामला बिना किसी हंगामे के सुलझ गया। ग्रॉक और बाकी सबने यही सोचा कि मुझे ये सब बोरिंग लगा और मैं जल्दी निकल गया। वहां मौजूद सभी डिसाइपल्स में से सिर्फ आयरिस ने मुझे चुपचाप उस कोने की तरफ जाते देखा था। बाद में उसने एल्डर ब्राम्बल को भी बार-बार उस जगह देखते हुए देखा जहां मैं खड़ा था, और जब पर्सी को जवाब देने के लिए बुलाया गया तो उसका शक और बढ़ गया। लेकिन बाद में जब उसकी नजर फिर से उस कोने की तरफ गई तो मैं वहां से जा चुका था और वो समझ नहीं पाई कि क्यों पेड़ों की छांव वाले रास्ते पर सेंटेंस ने फिर कोई अजीब हरकत नहीं की। फिलहाल वो बस सूखे पत्तों पर एक-एक कदम बढ़ाते हुए उछल कूद कर रही थी और उसके पीछे पत्तों की सरसराहट हो रही थी। सच कहूं तो अगर मैंने हेवन रिसीविंग सेक्स सेंटेंस के शब्द अपने दिमाग में मजबूती से ना बिठाए होते और अगर मैं समय-समय पर सेक्स की पुरानी कहानियों और अफवाहों को याद ना करता रहता तो शायद बात कुछ और होती। हम दोनों में से कोई पहले नहीं बोलता, हम बस साथ-साथ चलते रहते हैं, लेकिन ये अजीब सी शांति तब टूट जाती है जब मेरे दिमाग में 2 और क्वेस्ट ऑप्शंस चमकते हैं। ऑप्शन 1, सब कुछ वैसा ही रहने दो जैसा है, रिवॉर्ड इलस्ट्रेटेड कोडेक्स, एक मिड ग्रेड मिस्टिक रैंक टेक्स्ट, स्पिरिटली पीक जाओ और आयरिस को मुसीबत से बाहर निकालो, रिवॉर्ड 1 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट। रुको, इसका क्या मतलब है? मैं दोनों डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह समझता हूँ। एक का मतलब है सेंटेंस के साथ यहाँ टहलते रहना, दूसरे का मतलब है कि इसी पल आयरिस किसी मुसीबत में फंस गई है और उसे मदद की जरूरत है। लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़कर देखता हूँ तो मेरा सिर चकराने लगता है। मुझे तो विलेन होना चाहिए था, मैं एक साथ 2 उलझनों के बीच कैसे फंस गया? अगर अब तक की मेरी समझ सही है तो स्पिरिट लीफ पीक जाना ही सबसे आसान और सीधा रास्ता है। क्या मैं सच में सेंटेंस को यहाँ बिना सोचे समझे छोड़ सकता हूँ? क्या इससे कोई मुसीबत नहीं होगी? मैं चुनूं तो क्या चुनूं? बहुत उधेड़-बुन के बाद मुझे पता है कि मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता और आखिरकार मैं एक फैसला लेता हूँ। इस वक्त स्पिरिट लीफ पीक पर, जो एज़्योर सन के 12 मेन पीक्स में से एक है और जहाँ ज्यादातर एल्डर्स साधना करते हैं और रहते हैं। पिछली बार मैं यहाँ उस रात आया था, एक खजाने के पीछे, हालांकि मैं नाकाम रहा था। मुझसे आधा कदम पीछे चलते हुए सेंटेंस इधर-उधर देख रही है, उसे रास्ते के नजारों में ज्यादा दिलचस्पी लग रही है। ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। 15 मिनट पहले जब मैंने ऑप्शन 2 चुना और उसे कहा कि मुझे अचानक कुछ जरूरी काम याद आ गया है जिसके लिए स्पिरिट लीफ जाना होगा, तो उसने बस सिर हिला दिया, कोई विरोध नहीं किया, लेकिन वो पूरे रास्ते मेरे पीछे ही रही। उसे पीछे छुड़ाना नामुमकिन था। सच कहूं तो अगर मुझे पता ना होता कि मैं उसे हार जाऊंगा तो मेरा मन उसे अभी रस्सी से बांध देने का कर रहा है। फिलहाल मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि सिस्टम का ये क्वेस्ट मेरी लंका ना लगा दे। यादों के सहारे रास्ता ढूंढते हुए मैं खुद को स्पिरिट लीफ पीक की तलहटी में पाता हूं। फिर क्योंकि मेरे करंट एट्रीब्यूट पैनल में ईयर्स एट्रीब्यूट औसत से काफी ऊपर है, एक ठंडी और साफ आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है। कोल्ड, मेरा अभी किसी टीम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मैं उस आवाज की तरफ मुड़ता हूं और दूर लोगों का एक घेरा देखता हूं। यही वो मुसीबत होगी जिसमें आयरिस फंसी है। बिना नजदीक जाए भी उस एक लाइन से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि माजरा क्या है। अब और हिचकिचाहट नहीं, पीछे वो चुड़ैल हो या ना हो, मैं सीधे आगे बढ़ता हूं और भीड़ के सबसे बाहरी किनारे पर खड़े डिसाइपल के कंधे पर हाथ मारता हूं। कौन है वहां? वो चिढ़कर पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मुझे पहचानता है उसका अंदाज 180 डिग्री बदल जाता है। वो तुरंत एक तरफ हट जाता है और दबी आवाज में हकलाते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था क्या था। ये कहकर वो फुर्ती से अपने आगे वाले के कंधे पर हाथ मारता है, जो पहले तो टोके जाने पर चिढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है वो भी वही करता है और अपने आगे वाले को हटाता है और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। भीड़ अपने आप हट जाती है और मेरे लिए सीधा रास्ता बन जाता है। कुछ लोग अंदर ही अंदर जल रहे हैं लेकिन एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करते। कुछ तो आयरिस की तरफ से खड़े होना चाहते थे, लेकिन ये जानकर कि उनका सामना एक साथ 2 एलीट यंग डिसाइपल से होगा वो हिचकिचाते रहे। पर दूसरों को इसमें कोई बुराई नहीं लगी, बल्कि इसके उलट, क्योंकि ये बात सबको पता है कि मैं आयरिस के पीछे पड़ा हूं, इसलिए इस तमाशे को देखने की उनकी भूख और बढ़ गई। मेरे अलावा कोई और तुम्हारे साथ टीम बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अभी बीच के खाली हिस्से तक पहुंचा ही था कि मुझे वो धमकी भरी लाइन सुनाई देती है, बड़े आराम से। मैं उसकी तरफ से